हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरियम। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे और एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। ये जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, एक नज़र में सब कुछ देखते हुए चलेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया। ये पूछा जा रहा है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया। तो याद रखेंगे, पदम सिंह शर्मा ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी इतिहास के 4 काल हुए हैं। हिंदी इतिहास के अगर हम बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है, जिसमें से आदिकाल को हम वीरगाथा काल कहा जाता है। याद रखेंगे। और वीरगाथा काल कहा किसने, ये भी याद रखेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। याद रखेंगे। आदिकाल को बीज वपन काल भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। बीज वपन काल किसे कहा जाता है? बीज वपन काल आदिकाल को कहा जाता है। और ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का एक काव्य है, इसको याद रखेंगे। और ये लिखा किसने? पृथ्वीराज रासो की बात करें तो चंद्रवरदाई। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, एक ये पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, इसको याद रखेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा। अभी जस्ट हमने बताया, इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। याद रखेंगे। ठीक है। आदिकाल को अगर हम रिवीजन करें तो किसने कहा वीरगाथा का? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसको याद रखेंगे। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन 4 कालों में बांटा गया। याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से आधुनिक काल को माना जाता है। याद रखेंगे। ये सभी यूपीएससी में पूछे गए हैं ज्यादातर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हिंदी साहित्य को 4 काल भागों में बांटा गया, जिसमें आधुनिक काल भी था, भक्ति काल भी है, रीति काल भी है, संयुक्त काल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर ये बात ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। याद रखेंगे। क्लियर है। भारतेंदु युग को माना जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। अच्छा प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम सूत्रपात जो है गारसा दी तासी द्वारा किया गया। ठीक है। गारसा दी तासी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यहाँ से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दी तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तबार दे ला लिटरेट्यूर इंडुई दी हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। ठीक है। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। इसको भी याद रखेंगे। और पुस्तक किस नाम से? इस्तबार दी द लिटरेचर इंडुई दे हिंदुस्तानी ग्रंथ। याद रखेंगे। क्लियर है। बाकी और आगे क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है किस कौन सा है? ये आपका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पर लिखा हुआ था 1988 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक रूप से जॉर्ज गिरगेस द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? फ्रेंच भाषा में किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाला गारसा दी तासी किसके विद्वान थे? ये फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे। याद रखेंगे।
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? गार्सादी देख रहे हो ना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गार्सादी ने किया। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस्तवाद दी ला लिटरेट्यूर इंडुई ए हिंदू हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किसके के लेखक कौन है? तो कौन है? गार्सादी तासी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप की बात कर रहा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा पॉइंट जानना जरूरी है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? 1929 में लिखा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। क्लियर है? इतनी बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तभी अभी हम लोगों ने जाना है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास अभी हम लोगों ने जाना तो 1929 में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये हिंदी शब्द सागर आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिव सिंह सरोज का रचना काल है, तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 है, ऑप्शन में नहीं दिया गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आंग्ल भाषा में लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका नाम है स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिप्स, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ग्रिगेर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? याद रखेंगे, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद किया, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वही घुमाकर पूछ दिया कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगेन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो किनका मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने किया है? मिश्र बंधु ने किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है? किसने किया है? मिश्र बंधु ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं, क्या है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसके पहला भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? आप जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1975, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से लेकर 1853 ईस्वी तक निर्धारित किया। बाकी ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? ये अगर हम देखें तो रामचंद्र वर्मा इसके संस्थापकों में से नहीं थे। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1853 को वाराणसी में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। नागरी प्रचारी सभा का गठन कब हुआ? 16 जुलाई 1893 को हुआ और कहाँ से हुआ? वाराणसी से हुआ। जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित नाम नारायण मिश्र और ठाकुर श्री प्रसाद कुमार सिंह ने किया था।
अब हम बात करते हैं आदिकाल की कुछ रचनाएँ और उनके कवि जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम दृष्टि से, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। याद रखेंगे किसकी रचना है? अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसके अलावा इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो कीर्तिलता आदिकालीन कवि विद्यापति की रचना है। तो विद्यापति किस काल के कवि हैं? इस बात को भी याद रखेंगे, ये आदिकाल के कवि हैं और कीर्तिलता इनकी रचना है। ये अभट्ट या अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। बाकी अगर हम कीर्तिलता की बात करें तो ये जौनपुर के राज्य का रोचक वर्णन करता है। इस बात को याद रखेंगे। इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी रचना है जो अभट्ट या अपभ्रंश भाषा में है। पदावली की अगर बात करें तो पदावली किनकी है? विद्यापति की है और ये मैथिली भाषा में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। क्लियर है? और पृथ्वीराज रासो किसकी द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पॉइंट डिटेल देखें तो रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो 69 सर्ग में बद्ध है। ये भी पूछा जा सकता है, 69 सर्ग में बद्ध है, जिसमें सबसे बड़ा समय या सर्ग कनवज युद्ध है जो इसकी मूल कथा है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? ये भी प्रश्न अच्छा है। तो अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? इस बात को याद रखेंगे, ये आदिकाल के कवि हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनको कवियों का राजकुमार किसने कहा? तो ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें कवियों का राजकुमार कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ जानेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के गुरु का नाम अगर हम बात करें तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का जन्म अगर हम बात करें तो पटियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ। खड़ी बोली के आदि कवि भी हैं, ये याद रखेंगे। कह रहा है कि इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध की अगर हम बात करें तो सरहपा प्रथम सिद्ध है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 बरस लो सियार, ये पंक्ति किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जगनिक द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है, जगनिक द्वारा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम की बात करें तो अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है। इंपॉर्टेंट है, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इनका वास्तविक नाम है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ की बात करें तो पृथ्वीराज रासो इसका आंसर हो जाएगा। गोरा बादल की कथा इंपॉर्टेंट है। गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आदिकाल की रचना है, इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की रचना है? खुमान रासो आपकी आदिकाल की रचना है। खुमान रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचनाकार दलपत विजय थे। ठीक है, दलपत विजय खुमान रासो के रचयिता हैं। आदिकाल में पहलियां लिखने वाले कवि खुसरो। आदिकाल में पहलियां लिखने वाले कवि अमीर खुसरो हैं, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं भक्ति काल के बारे में, क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में से नहीं है? यहाँ पर पूछा है। तो नाभादास जी जो हैं वो आपके कृष्ण भक्ति काव्य के नहीं है। एक तो देखो भक्ति काल में दो प्रकार की धाराएं थी, एक कृष्ण भक्ति, एक राम भक्ति। ठीक, सगुण और निर्गुण, इस तरह से याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। नंददास कबीर कृष्ण भक्ति से संबंधित है, हरिदास कृष्ण भक्ति से संबंधित है और ध्रुवदास कृष्ण भक्ति से संबंधित है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा गया, इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी को वात्सल के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने श्रृंगार और शांत रसों में भी अत्यंत मर्मस्पर्शी वर्णन किए हैं, लेकिन इनको वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की उपासना है? तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की उपासना है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम मीराबाई के बारे में जानें तो मीराबाई राजा रत्न सेन की पुत्री थी। ठीक है, मीराबाई के पिता का नाम राजा रत्न सेन और इनके पति का नाम था भोजराज। ठीक, मीराबाई किनकी पत्नी थी? भोजराज की पत्नी थी।
इनकी भक्ति माधुर्य या दाम्पत्य भाव की थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा इनकी रचनाएं हैं, याद रखेंगे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुंडली नामक स्थान पर तथा मृत्यु 1558 से 1563 के बीच रणछोड़ मंदिर, गुजरात में हुई। क्लियर है? जनश्रुति के अनुसार इनके गुरु संत रैदास, जिन्हें रविदास कहते हैं, माने जाते हैं। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तुलसी तो एक दास की तरह, तो दास भावना की है। ठीक है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सूरदास के गुरु कौन हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य थे। बल्लभाचार्य ने शुद्ध शुद्धाद्वैतवाद, दार्शनिक मत एवं पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने खंडों में है? ठीक है। तो रामचरितमानस 7 खंडों में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वो 7 खंड कौन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या है। तो 7 खंडों की अगर हम बात करें तो बालखंड, सबसे पहले उनका बालकांड, खंड नहीं बालकांड की बात कर रहे हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, मतलब जंगल में गए थे उनका वो कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड है। सुरसागर के रचयिता आप जानते हैं सूरदास। ठीक है। इसके अलावा इनकी सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास नाम मार देना। ठीक है। तो रत्नावली दोहा संग्रहालय यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आपकी मुरलीधर चतुर्वेदी की रचना है, इसको याद रखेंगे। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? भक्तिकालीन कवि की बात करें तो सूरदास आपके भक्तिकालीन कवि हैं, तुलसीदास भी हैं और कबीरदास भी हैं। बिहारी आपके भक्तिकालीन कवि नहीं है, बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप जो है वो आपका निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, याद रखेंगे। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। वह निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। बीजक उनकी रचनाओं का संग्रह है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। कबीर की भाषा कौन सी भाषा थी? कबीर की सदुक्कड़ी भाषा थी। कुछ पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, याद रखेंगे। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर के रूप में इनको संबोधित किया। विनय पत्र का इंपॉर्टेंट है, आपकी तुलसीदास की एक रचना है। बाकी वैसे तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में, बट विनय पत्र का आपकी ब्रज भाषा में, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? आप जानते हैं कि अष्टछाप में 8 कवि थे और अष्टछाप का गठन विट्ठलनाथ द्वारा किया गया, कब? 1565 ईस्वी में। तो सूरदास, विद्यापति और रसनखान, सूरदास इसके कवि हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अपने पिता बल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की प्रसिद्ध भक्ति कवियों की मंडली स्थापित की। अष्टछाप के कवियों की अगर हम बात करें तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चित्तस्वामी और चतुर्भुज दास, ये 8 कवि हैं। अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अष्टछाप के कवि नहीं है, तो नाभादास इसके कवि नहीं है, याद रखेंगे। बाकी परमानंद दास भी हैं, कृष्णदास भी हैं और नंददास भी हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? पद्मावत है क्या? पद्मावत एक आपका समासोक्ति है, इसको याद रखेंगे। यूपी ट्रिपल में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक वखाना, राम नाम मरम जाना। अब राम नाम सुन के आप तुलसीदास नाम मार देना, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है। तो ये आपका कबीरदास द्वारा लिखित पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट में हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुलसीदास जी का निधन 80 घाट में हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 80 घाट कहाँ पर? आपका वाराणसी में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उद्देश्य नहीं किया? तो कबीर ने स्त्री पुरुष की समानता का उद्देश्य उल्लेख नहीं किया या उपदेश नहीं लिया, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत आप जानते हैं अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत की अगर हम बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है 1540 ईस्वी में। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की उपाधि दी या पदवी दी? तो इन्होंने सुंदर को उपाधि दी, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऐसा शाखा जिसमें ज्ञान दिया जाता है, तो कबीर जी आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। क्लियर है? देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे। वे गुरु का बहुत सम्मान करते थे और जाति पात के भेदों को नहीं मानते थे। इस शाखा के प्रमुख कवि की अगर हम बात करें तो कबीरदास, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास, याद रखेंगे। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय, ये प्रेम की बातें करते थे, प्रेम से आधारित इनकी रचनाएं थीं, तो याद रखेंगे ये प्रेमाश्रय काव्यधारा से संबंधित हैं। तथा तुलसीदास की अगर हम बात करें तो तुलसीदास भगवान श्री रामाश्रय काव्यधारा से संबंधित हैं। ऐसे करके याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि है? प्रेम की बात कौन करता है? आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी करता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इनको एक आंख का काना भी माना जाता है। ठीक है। सूफी संतों की शैली कैसी थी? तो सूफी संतों की शैली मसनवी शैली थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आप जानते हैं कि भक्तमाल तुलसीदास की नहीं है। रामचरितमानस, गीतावली और कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। तो भक्तमाल किसकी है? तो भक्तमाल की अगर हम बात करें तो भक्तमाल आपका नावादास की रचना है, याद रखेंगे। मृगावती आप जानते हैं किसकी रचना है? मृगावती कुतवन की रचना है। बढ़ते हैं। अगला ये लाइन पंक्ति दी है, हो सकता है पूछा जा सकता है, यूपी टेट में पूछा गया है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर जो तजी डारो, ये रस खान की पंक्ति है, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल में क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा चुके हैं। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? तो आप जानते हैं कि बिहारी आपके रीतिकाल के कवि हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये तीनों ही आपके आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीति का अन्य नाम क्या है? रीति काल को श्रृंगाल काल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। स्वर काल, भक्ति काल को कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? बिहारी दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखेंगे। बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। बिहारी सतसई इनकी अमर कृति है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? भूसर, अरिहोत, सुमित्रा नंदन पंत और दिनकर। भूसर जी जो हैं वो रीतकालीन कवि हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि हैं। आपके तुलसीदास रीतकालीन कवि नहीं है, ये तो भक्ति काल के हैं। कबीरदास भी भक्ति काल के हैं और सूरदास भी भक्ति काल के हैं। वृंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी एलिमिनेट करके प्रश्न को आसानी से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। क्लियर है? यशोधरा इंपॉर्टेंट है। कैकेयी और उर्मिला आदि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि कौन है? यशोधरा, कैकेयी और उर्मिला ये रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, इस बात को याद रखेंगे। इनकी रचना यशोधरा, कैकेयी और उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर आधारित हैं। मैथिली शरण गुप्त की अगर हम बात करें तो इनकी प्रथम कविता की बात करें तो हेमंत किनकी कविता है? प्रथम कविता है मैथिली शरण गुप्त की। प्रथम संग्रह की अगर हम बात करें, काव्य संग्रह, तो रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। चर्चित रचनाओं में अगर हम देखें तो साकेत किनकी है? इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की। विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, हिंदू मैथिली शरण गुप्त और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से खंड काव्य है। कौन सा खंड काव्य? पंचवटी आपका खंड काव्य और पंचवटी ये आपकी विष्णु शर्मा की एक किताब है। ठीक है। सॉरी, पंचवटी नहीं, वो जय द्रतवध, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, कुणाल गीत, पृथ्वीपुत्र, देवदास इत्यादि खंड काव्यों की रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। क्लियर है? तो पंचवटी के कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगली
प्रश्न की अगर हम बात करें, मैत्री शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? अभी अभी हम लोगों ने जाना, ये तो आपके द्विवेदी युग से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, जिन्हें हम अरिहोद भी कहा जाता है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ अरिहोद, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो चौखे चौपदे, चुबते चौपदे, ठीक है, करमवीर, प्रेम पुष्पार, पद्म प्रसून, रसिक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं छायावादी एवं छायावादोत्तर काव्य की। रश्मि रति इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है? रश्मि रति जो है इंपॉर्टेंट है, ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। रश्मि रति कर्ण के जीवन पर आधारित है। रश्मि रति कर्ण के जीवन पर केंद्रित रामधारी सिंह दिनकर की एक खंड काव्य रचना है। ठीक है, किनकी है? रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को अगर हम बात करें तो समय सूर्य तथा अधर का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं में रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर, आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर, इतिहास के आंसू रामधारी सिंह दिनकर और कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरल चित्रण मिलता है। ठीक है, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला किस काल के कवि हैं? तो ये आपके आधुनिक काल के कवि हैं। क्लियर है? इनकी रचनाओं में अगर हम बात करें, और ये आपके छायावादी भी कहा जाता है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास रचना किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सरोज स्मृति इनकी प्रमुख रचना है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? इंपॉर्टेंट है, जूही की कली। तो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी हैं, जूही की कली, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा को किस युग की कवित्री माना जाता है? आप जानते हैं महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवि है, कवित्री हैं। वीरों का हो कैसा बसंत, ठीक है, वीरों का हो कैसा बसंत रचना सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, चुनिए। यामा आप जानते हैं, यामा तो महादेवी वर्मा की अर्थात गलत है। महादेवी वर्मा अयाची, ये भी गलत है। नासिरा शर्मा की अगर हम बात करें त्रियाहट, ये भी गलत है। सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब ये गद्य और साहित्य कुछ उपन्यास दिए गए हैं। कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2006 में पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है। शेखर एक जीवनी की अगर हम बात करें तो ये आपके अज्ञेय जी की एक रचना है, याद रखेंगे। क्लियर है? शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है अज्ञेय को किससे जाना जाता है, अज्ञेय नाम से किसे जाना जाता है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मनोविश्लेषण परक उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग को वर्ष 1941 में तथा दूसरे भाग को 1944 में प्रकाशित किया गया था। होरी एक उपन्यास का पात्र है। होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी गोदान उपन्यास का एक पात्र इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की बात कर रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। आगे मौलिक लगा हुआ है, इस बात को ध्यान देना। लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये किनके द्वारा लिखा गया? लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। आनंद मठ की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, गबन आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद, तथा तितली की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? आप जानते हैं कर्मभूमि, रंगभूमि और कायाकल्प, ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। ध्रुव स्वामिनी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ध्रुव स्वामिनी किनकी है? जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद। क्लियर है? बाकी कायाकल्प की बात करें मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद, निर्मला गबन गोदान। ठीक है, होरी में आपका गोदान, होरी जो किरदार है वो आपका गोदान में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य का
सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है? तो दादा कॉमरेड नागार्जुन की रचना नहीं है। रतिनाथ की चाची, इमरतिया और बाबा बटेश्वर नाथ इनकी रचना है, नागार्जुन की, याद रखेंगे। अगर हम दादा कॉमरेड की बात करें तो दादा कॉमरेड आपकी यशपाल की रचना है। और एक इसके अलावा इम्पोर्टेंट है झूठा सच, ये यशपाल की रचना है, याद रखेंगे। कुछ नाटक और एकांकी दिए गए हैं, याद रखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? ये कह रहा है कि कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है। तो जय में जय का नाग यज्ञ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का इनमें से कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से है? तो याद रखेंगे विद्या सुंदर। ठीक है, विद्या सुंदर बांग्ला भाषा से अनुदित है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से यूपी में नहीं पूछेंगे ना, तो ये टीजीटी वाले हैं, तो इनको स्किप करते हैं फिलहाल, है ना। ये भी स्किप करते हैं। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं, ये पत्रिकाओं से पढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न टीजीटी लेवल के, जेआईसी लेवल के, तो बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो इनको भी नहीं पढ़ेंगे। मर्यादा और टुडे के संपादक थे। ठीक है, ये पत्रिकाएं हैं जिसका नाम है मर्यादा और टुडे, याद रखेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा और टुडे के संपादक थे, इस बात को याद रखेंगे। कवि वचन सुधा किनकी है? क्या है? कवि वचन सुधा एक पत्रिका है, याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्पायु में 1868 ईस्वी में काशी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, तो कवि वचन सुधा किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसके अलावा ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। क्लियर है? पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। भारत रत्न से सम्मानित पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं के प्रयासों से 1910 में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में की गई, और ये होता कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ये याद रखेंगे। बिहारी हिंदी का नामकरण किस विद्वान ने किया? इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके ग्रिगरसन ने किया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो ये आपके औरंगजेब के दरबारी कवि थे। बाकी अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ में स्थापित की गई थी, ये यूपी एसआई में पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में की गई थी। क्लियर है? और इस सभा के संस्थापक बाबू तोताराम रहे। इन्होंने भारत बंधु नाम से एक पत्र भी निकाला था। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस महाकाव्य में 16 हैं रिक्त स्थान भरने के लिए तो इस महाकाव्य में 16 क्या हैं? 16 सर्ग हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर है? महाकाव्य में क्या होता है? महाकाव्य में होता है जीवन का बृहत चरित्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प चुनिए। कह रहा है कि महाकाव्य और खंडकाव्य में समान लक्षण क्या हैं? ठीक है, कथानक, उपास्थापन समान लक्षण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के 3 गुण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप में विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। माधुर्य होता है, ओज गुण होता है और प्रसाद गुण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये यूपी लेवल के नहीं हैं, एसआई, इनको भी स्किप करते हैं। इधर से ये प्रश्न देखते हैं।
हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया? आप जानते हैं कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है, याद रखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। डॉक्टर रंजना अरगड़े ने कवियों की कवि शमशेर नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीट्रिपलएससी विद्या भवन रक्षक में और वन रक्षक में पूछा गया है। तो ये आपका सद्दाराम फिलौरी को कहा गया है। पंजाब में हिंदी का प्रचारक सद्दाराम फिलौरी को कहा गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? किन कवि को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से तो कोई नहीं, ठीक है। भारत रत्न को अभी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, किन को मिला है? पुरुषोत्तम दास टंडन, क्लियर है। दिए गए विकल्पों में से भारत रत्न इनमें से किसी को नहीं मिला है। अज्ञे की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यज्ञ जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों पर कितनी बार? बाकी ये सभी यज्ञ जी की रचनाएं हैं, याद रखेंगे। अज्ञे जी ने वर्ष 1978 में अपनी कृति कितनी नावों पर कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अज्ञे जी को मिला, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कवि में कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और हरबंस राय बच्चन, इनका संबंध कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है, याद रखेंगे। अंचल रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। इनका जन्म 1915 ईस्वी में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1995 में हुआ। तो रामेश्वर शुक्ल का जन्म फतेहपुर में हुआ, याद रखेंगे। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति के लेखक कौन है? ना भूतो ना भविष्यति के लेखक हैं नरेंद्र कोहली, क्लियर है। अगला प्रश्न, और इनको 2012 में 22वां व्यास सम्मान मिला था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ये 1936 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ हुआ था और इसका संबोधन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। हिंदी आकृति की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार की रचना है? श्लिष्ट योगात्मक रचना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यूपीट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा चुका है 2016 में, ठीक है। तो श्लिष्ट योगात्मक रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन कब हुआ और कहाँ पर हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्मिनी, चित्रिणी, शंखनी, हस्तनी किसको संबोधित करते हैं? ये सभी नायिकाएं हैं, याद रखेंगे। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि इस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। महाकाव्य के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान ये आपके जोशुआ केटलर हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। यहाँ पर ये डिटेल जानना जरूरी है। लॉर्ड बेलेस्ली ने जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में, किन की अध्यक्षता में? जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में, और वायसराय कौन थे? बेलेस्ली की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्किस ऑफ वेलेज ने की थी। तो कौन सी विजय के बाद? टीपू सुल्तान को हराने के बाद 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। गिलक्रास्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी शिक्षण के लिए 2 हिंदी भाषी पंडितों लल्लूलाल और सदल मिश्र, इंपॉर्टेंट है, लल्लूलाल और सदल मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब ये कुछ रचनाएं एवं पत्र पत्रिकाएं हैं, ये भी देख लेते हैं। क्लियर है? हाँ, ये ब्लर दिख रहा था ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? तो राजा राममोहन राय का बंगदूत जो सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? तो 1829 में हुआ, याद रखेंगे। क्लियर है? बाकी अगर हम बंगदूत की बात करें तो बंगदूत पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से सन 1829 ईस्वी में राजा राममोहन रॉय द्वारा किया गया। इन्होंने संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार का भी संपादन किया। तो संवाद कौमुदी किनकी है? राजा राममोहन राय, और मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय। सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे। सार सुधानिधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, इसको याद रखेंगे। रचना और रचना कौन सी सही नहीं है, ये यहाँ पर पूछा है। मिर्गावती आप जानते हैं कुतवन की, ये भी सही है। तुलसी रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास की है, ये भी ठीक है। पद्मावत जायसी, ये भी ठीक है। मंजन चित्रावली, और ये मिर्गावती तो है, मिर्गावती गलत लिखा हुआ है, और मंजन चित्रावली, यानी कि ये अगर सही होता तो ये हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कछुआ धर्म और मारसी मोहू कुठाओं किसकी रचना है? कछुआ धर्म, अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो कछुआ धर्म और मारसी मोहू कुठान चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचना है, इंपॉर्टेंट है। कामायनी आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखेंगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की अगर हम बात करें, आंसू लहर झरना और कानन कुसुम इनकी रचनाएं। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल किनकी है? ये आपका नाभादास की है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र की अगर हम बात करें, उदंड मार्तंड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड है, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया था। कब किया गया है? उदंड मार्तंड, कलकत्ता से 1826, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल कहाँ के हैं? ये आपके कानपुर से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है? नागा अर्जुन की रचना नहीं है, ये प्रश्न पहले भी किया जा चुका है। दादा कॉमरेड आप जानते हैं, इनकी रचना नहीं है। दादा कॉमरेड यशपाल की रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रची गई कहानी की अगर हम बात करें तो इंदुमती। कनुप्रिया इंपॉर्टेंट है, रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये वाला छोड़ते हैं, ये देखते हैं। यूपी टेट में पूछा गया तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? हमने पहले भी बताया था, सूर्यकांत त्रिपाठी तुलसीदास के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या इंपॉर्टेंट है, प्रभा खेतान की एक रचना है। ठीक, देखो अन्या से आप अन्न ले लो, अन्न और खेत ले लो। अन्न कहाँ होता है? खेत में होता है। इस तरह से याद रख सकते हैं। रेहन पर रघु, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? यूपीएसआई में पूछा गया है। काशीनाथ सिंह का एक ये उपन्यास है, रेहन पर रघु। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल कवि के प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? ठीक, लाल कवि की प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है छत्र प्रकाश, ये किस भाषा में है? ये आपकी बुंदेली भाषा में, याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त को की यशोधरा है। यशोधरा किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आपका एक चंपू काव्य है। क्या, कौन सा चाप काव्य है? चंपू काव्य है। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? सुगृहिणी की अगर हम बात करें तो ये आपका रतलाम से प्रकाशित हुई थी।
बाकी ये छोड़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न देखते हैं। गोदान द्वारा, अरे यार, मुंशी प्रेमचंद इजी है। निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? दिनकर की अगर हम बात करें तो दिनकर की रचना उर्वशी है, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी है। ठीक है, रश्मिरथी में वही जिसमें कर्ण का वर्णन किया गया है। मृगनयनी, मृगनयनी इनकी रचना नहीं है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। देखो, मृग में ये वाला री आ रहा है, वृंदावन में भी री आ रहा है, तो ये याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि आपका रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, माइंड में क्लिक करेंगे। झूठा सच पहले भी हमने बताया, दादा कॉमरेड और झूठा सच किनकी है? यशपाल की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित आपका बहुवचन है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि साप्ताहिक पत्र प्रताप के संस्थापक हैं। ये हमने यूपी जब पढ़ाया तो हमने बताया था कि ये कानपुर से प्रकाशित होता है और ये गणेश शंकर विद्यार्थी का एक पत्र है, याद रखेंगे। 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन किया था। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं दिया, बट ये कानपुर से प्रकाशित होती है, याद रखेंगे। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखी? ठीकरे की मंगनी आपकी नासिरा शर्मा की रचना है, याद रखेंगे। नासिरा शर्मा को 2016 का हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। किसके लिए? इनकी रचना पारिजात के लिए मिला, इस बात को याद रखेंगे। ठीकरे की मंगनी उपन्यास लेखिका नासिरा शर्मा है। इनके उपन्यास में 7 नदियां, एक समंदर, शालमली, जिंदा मुहावरे, कुछ योजनाएं आदि हैं। सेवा सदन आप जानते हैं किनकी है? प्रेमचंद की रचना है। प्रेम सागर आप जानते हैं, प्रेम सागर आप जानते हैं लल्लू, प्रेम आपका लल्लू लाल ने किया। लल्लू लाल प्रेम के सागर हैं, इस तरह से याद रख लेंगे। प्रेम सागर लल्लू लाल की कृति है। ये आपकी ब्रज भाषा का प्रभाव तथा में देखी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? तो उपरोक्त में से सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है, इन्होंने सभी ने किया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ये सब छोड़ो, ये अपने लेवल का नहीं है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आचरण की सभ्यता की अगर हम बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। कामायनी महाकाव्य के रचयिता बहुत बार पूछा गया है, देख रहे हो ना, इंपॉर्टेंट है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद। गुनाहों का देवता, इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया, तो देखते हैं। बसई पंखी बोले बहु भाखा, करहीं हुलास देखी कई शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी इनके रचयिता हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये छोड़ो, इसको देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है बागर्थ। मधुशाला आप जानते हैं, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। चंद्रकांता इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता आपकी देवकीनंदन खत्री की रचना है। चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। मिलजुल मन, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन की अगर हम बात करें तो मृदुला गर्ग की रचना है। अगला प्रश्न, मृगावती आप जानते हैं कुतवन की रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निष्कवच उपन्यास के लेखक कौन है? राजी सेठ निष्कवच के उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्रत और विकास इनका निबंध नहीं, बाकी अशोक के फूल, कुटच और विचार प्रवाह इनके संबंधित है। महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? ये इंपॉर्टेंट है। इनको यामा के लिए मिला है, कब? 1982 में। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला, महादेवी वर्मा को याद रखेंगे। परमार रासो आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। नरपति नाल की नहीं, परमार रासो आपकी जगनिक की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, परमार किनकी है? जगनिक की है। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश,
ये बिल्कुल ठीक है। न्याय प्रतीक अमृतलाल सागर, ये आपका अशुद्ध है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्याय प्रतीक की अगर हम बात करें तो ये अज्ञे द्वारा रचित है। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा रचित रचना है। इस रचना को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। इसके अलावा ये वाला देखते हैं। बीजक आप जानते हैं कबीर दास की रचना है। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रजा हितैषी ये जो रचना है राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है, याद रखेंगे। देखो प्रजा और राजा, प्रजा राजा ऐसे याद रखेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? बनारस अखबार वाराणसी से प्रकाशित हुआ था, 1845 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी प्रतीक पत्रिका का संपादक कौन है? हिंदी प्रतीक पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमार रासो आप जानते हैं आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है, और परमार रासो किनकी है? ये जगनिक की है। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1829 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा रिवीजन करने के लिए। जल्दी से जल्दी रिवीजन किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।